स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। बाकी बच्चों की तरह राकेश के भी कुछ सपने थे। वो भी बड़ा होकर पढ़ लिख कर कुछ अच्छी नौकरी करना चाहता था। अब परिवार के हालात ऐसे तो थे नहीं कि कुछ अपना बिजनेस था। राकेश के पिता मेहनत मजदूरी करते थे। जितना भी उनसे बन पाता था वो अपने बेटे की पढ़ाई को तवज्जो देते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि पोता तो वही है जो किस्मत को मंजूर होता है। शायद राकेश की किस्मत भी यही थी। एक दिन राकेश के घर खबर आती है कि उनके पिता जो मजदूरी कर रहे थे कहीं पर, उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनकी दोनों टांगें नाकारा हो जाती है। अब घर में सिर्फ कमाने वाला एक ही था, वो थे राकेश के पिता। और इसके अलावा जो खाने वाले थे वो उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनका बेटा, यानी कि राकेश। अब राकेश अभी 10वीं क्लास कर ही रहा था और सारे घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई। 10वीं क्लास का बच्चा क्या ही कर सकता है, लेकिन राकेश को करना पड़ा। अपने घर चलाने के लिए उसको अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। एकमात्र उम्मीद राकेश के घर की टूट चुकी थी, क्योंकि यही तो उम्मीद थी उसके परिवार वालों को कि उनका बच्चा पढ़ लिख जाएगा, अच्छी नौकरी करेगा और उसी के सहारे इनके घर के हालात बदल जाएंगे। लेकिन हालात इस तरीके से भी पलटा खा सकते थे, ये कभी सोचा नहीं होगा। अब एक 10वीं कक्षा के छात्र को, या यूँ कहें कि एक 16-17 साल के लड़के को क्या ही नौकरी मिल सकती थी। हारकर उसको भी वही काम करना पड़ा जो उसके पिता करते थे, मेहनत मजदूरी। राकेश सुबह घर से चला जाता साइकिल लेकर अपने पिता की, और शाम को आ जाता। टूटे हुए सपने उसकी आंखों में साफ तौर पर झलकते थे। वो बड़े बड़े घर बना तो जरूर रहा था, लेकिन कभी यही उसका एक सपना हुआ करता था कि पढ़ लिख कर एक बड़ा घर बनेगा, जिसमें वो अपने माता पिता को आराम से सब सुख देगा और अपनी बहन की शादी कहीं अच्छी जगह करा देगा। लेकिन अब वो सपने सब चकनाचूर हो चुके थे। धीरे धीरे राकेश यंग था, जितना भी पढ़ा था उसकी सोच अच्छी थी। अब उसको कुछ अच्छे काम भी मिलने लग पड़े। पहले तो वो दिहाड़ी किया करता था, अब उसको ठेकेदारी में काम मिलने लग पड़ा। जिनको ठेकेदारी के बारे में नहीं पता, सिंपल शब्दों में हम कहें तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपने एक तय सीमा के अंदर अंदर अपने काम को पूरा करना होता है, और उसके बाद टोटल जो अमाउंट मिलती है, ना कि दिन दिन के हिसाब से। शायद अभी राकेश की किस्मत में अच्छे दिन लिखे नहीं थे। वैसे तो राकेश तकरीबन 6 बजे अपने घर आ जाता था। उसके गांव की तरफ जाता हुआ रास्ता सुनसान होता था। गांव बिछड़ा हुआ था, बहुत कम लोग जो थे वो शहर में काम करते थे। इसलिए वो रास्ता जैसे ही शाम पड़ती थी, जैसे ही सूरज मध्यम पड़ता था, तो वो रास्ता अंधकार में जब जाता था तो वहाँ पर लोग भी आना जाना कम कर देते थे या बिल्कुल भी नहीं आना जाना होता था। उसका एक कारण भी था। कारण था एक पुराना शमशान। वो शमशान जहाँ पर कभी चिताएं जलती थी, लेकिन ये शमशान काफ़ी कई सालों से बंद पड़ा था। कारण क्या था, किस वजह से, ये तो साफ साफ किसी को पता नहीं था। लेकिन शायद कहा जाता था कि यहाँ पर कुछ अजीब सी घटनाएं होती हैं। आज के समय में ये जो शमशान था, ये तो आसपास इसके लंबी लंबी झाड़ियाँ थी और वीरान, बिल्कुल वीरान। लेकिन राकेश की किस्मत खराब थी, क्योंकि वो रास्ता इसके घर का इसी शमशान की तरफ से होकर जाता था। लेकिन मैंने कहा था कि अच्छे दिन राकेश की किस्मत में अभी आने वाले नहीं थे। लेकिन जो परमात्मा होता है वो शायद नीति में पहले ही कुछ ऐसी चीज़ें कर देता है जो बाद में जाकर काम आती है। शुरू में तो इंसान को पता नहीं लगता कि ये आखिर इसका कारण क्या है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पड़ाव दर पड़ाव उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है तो पता भी लगता रहता है। राकेश जहाँ पर काम कर रहा था वहाँ पर उसको काम करते काफ़ी समय हो गया था, इसलिए अंधेरा भी हो चुका था। जो काम था वो तकरीबन तकरीबन फाइनल टच था। कल से किसी नई जगह पर आना था, तो इसलिए ठेकेदार के कहने पर राकेश देर रात तक काम करता रहा। अब उसको तकरीबन 8 बज चुके थे। 1 घंटा उसके घर में जाने को लगता था, तो आज वो लेट होने वाला था। फ़ोन वगैरह तो उसके पास था नहीं कि घर में इन्फॉर्म करता, तो उसको जल्दी भी थी कि जल्दी से वो घर पहुँचे
उसके माँ बाप बहन उसका इंतज़ार कर रहे होंगे और उनको चिंता भी लग रही होगी। अब जब काम समाप्त हो जाता है तो राकेश निकलने लगता है, लेकिन अचानक से उसको महसूस होता है कि उसके पाँव के नीचे कुछ है, पैर के तले के नीचे कुछ है। शुरू में तो उसको लगता है कि शायद कुछ कंकड़ वगैरह होगा, लेकिन जब वो नीचे ध्यान देता है तो धागा सा काले रंग का था जो उसको नजर आ रहा था। वो पैर को पीछे हटाता है और देखता है कि एक लॉकेट है, चमक रहा था। जैसे ही वो लॉकेट को पकड़ता है, वो तो जल्दी से उसको माथे से लगा लेता है, साफ करता है, फिर चूमता है, क्योंकि वो लॉकेट जो था वो हनुमान जी का लॉकेट था। ना जाने किस पागल ने ये लॉकेट यहाँ पर फेंका था। ऐसा भी प्रतीत नहीं हो रहा था कि खुल के गिरा हो, क्योंकि जो वो धागा था वो तो बंधा हुआ था। तो फिर कौन हो सकता है कि जिसने ये लॉकेट ऐसे जानबूझकर गिर दिया हो, वो भी हनुमान जी का। ये हनुमान जी का आशीर्वाद समझकर उसको अपनी जेब में डाल देता है और चलने लगता है। और पीछे ठेकेदार भी आ जाता है और वो कहता है कि भाई कल थोड़ा सा लेट आ जाना, कोई बात नहीं, मैं आज तुमने काफ़ी देर तक काम किया, चलो अच्छी बात है, यहाँ से काम ख़त्म हो गया, नई जगह से काम शुरू करेंगे। वैसे भी काम करते करते यहाँ पर हम बोर हो गए थे। ये बात सुनकर राकेश भी हंसने लग पड़ता है। अब ये दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं। ठेकेदार जो था वो बाइक पर था और वो दूसरे रास्तों से ने जाना था और राकेश ने जाना था उस गांव के रास्ते। अब जब ये अपने रास्ते को इख्तियार करते हैं, शहर होता है, चहल पहल होती है। धीरे धीरे ये चहल पहल ख़त्म होने लग पड़ती है और फिर शुरू होता है सन्नाटा, एक भयानक सन्नाटा। उस सड़क पर सिर्फ और सिर्फ राकेश ही चले जा रहा था। आसपास ऊंचे ऊंचे पेड़ और मौसम भी कुछ अजीब से तरीके की करवट बदल रहा था। ना जाने ये हवाएं इतनी तेज कहाँ से चलने लग पड़ी। शहर में तो सब कुछ ठीक था। बादल की गर्जना राकेश का दिल दहला रही थी, लेकिन राकेश एकाग्र होकर अपनी साइकिल चलाता जा रहा था। उसके मन में किसी चीज़ का डर नहीं था। चिंता थी तो बस एक चीज़ की, कि आज काफ़ी लेट हो चुका है, उनके माँ बाप बहन परेशान हो रही होगी। चलो कोई बात नहीं, पैसे भी मिले हैं, अब घर जाऊंगा तो थोड़ी सी राहत मिलेगी कि कुछ दिनों का खाना रहने सहने का इंतज़ाम पहले से ही हो गया। लेकिन उससे पहले एक कड़ी परीक्षा पार करनी थी राकेश को। और जैसे जैसे उसके साइकिल के पैडल चलते जा रहे थे, वैसे वैसे वो स्थान नज़दीक आता जा रहा था। या यूँ कहें कि राकेश उस काल के नज़दीक आता जा रहा था। अब जो कुछ समय से आंधी तूफान जैसा वातावरण बना हुआ था, उसके साथ साथ बारिश ने भी अपनी भागीदारी निभा दी। अचानक से तेज से बारिश होने लग पड़ी। इससे पहले कि राकेश कुछ समझ पाता, राकेश पूरी तरह भीग गया था। आसपास कहीं सर ढकने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। तो राकेश की मजबूरी थी कि वो चलते रहता। जब तक वो उस शमशान तक पहुंचता है, तब तक बारिश तो रुक चुकी थी, लेकिन सड़क के आसपास की मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो चुकी थी। और उसी कीचड़ में अचानक से उस शमशान के सामने उसका टायर स्लिप हो जाता है और वो धड़म से गिर जाता है। कुछ सेकंड के लिए तो राकेश को पता नहीं लगता, शायद उसका सर जमीन पर लगता है और वो अपनी सुध खो लेता है। कुछ मिनट्स के बाद उसकी जब जाग खुलती है तो अब बारिश रुक चुकी थी, हवाएं वैसे ही बह रही थी और बादल की गर्जना कुछ ज़्यादा ही भयानक हो चुकी थी। राकेश के मन में सिर्फ एक ही बात थी कि वो जल्दी से जल्दी अपने साइकिल को उठाए और घर पहुंचे। चोट उसको लग चुकी थी, पैसे कमाने का सारा जो चाव था वो अधर में पड़ चुका था। लेकिन इतनी जल्दी कोई था जो उसको जाने नहीं देता, क्योंकि जैसे ही राकेश उठने की कोशिश करता है, उसके सामने उसको दो चमकती हुई चीज़ें नज़र आती हैं जो काफ़ी ऊंचाई पर थी। वो कोई कार की लाइट नहीं थी, वो कुछ जुगनू भी नहीं थे, वो साक्षात एक राक्षस था, एक परछाई काले रंग की जो बिल्कुल अपने सामने से नजर आ रही थी राकेश को। राकेश
जैसे तैसे करके अपने साइकिल को संभाल कर वहाँ पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि वो परछाई काफ़ी तेज उसके सामने आती है और देखते ही देखते उसको चीर के चली जाती है, यानी कि उसके बीच में से चली जाती है। राकेश डरता है, थर थर कांपता है, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि वो परछाई उसका कुछ बिगाड़ ना सके। लेकिन राकेश काफ़ी डर चुका था। वो जल्दी से साइकिल चलाने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि साइकिल की चेन उतर चुकी है। अब इतना समय नहीं था कि वो चैन डालता, क्योंकि वो जब पीछे घूम के देखता है तो वो परछाई कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो चुकी थी। पहले जो सिर्फ वो तेज प्रकाश वाली आंखें थी, अब वहां पर सुलगते हुए अंगारे साफ तौर पर नजर आ रहे थे। यूं प्रतीत हो रहा था कि शायद वो काफी गुस्से में है, शायद उसका काम पूरा नहीं हो सका। राकेश के मन में न जाने क्या होता है, वो जल्दी से साइकिल को छोड़ता है, झाड़ियों से होते हुए दीवार फांदता है और पहुंच जाता है सीधा उस शमशान में, जहां पर दिन के समय में भी लोग जाने से डरते हैं। राकेश रात के समय में वहां पर अकेला और एक बाहर परछाई बेसब्री से उसको अपने अंदर लीलने के लिए तैयार बैठी थी। राकेश गलती से गलत स्थान में आ चुका था, लेकिन अब जो होना था वो हो गया। राकेश जल्दी से भागता है और एक और गलती कर लेता है। वो गलती ये थी कि वो गलती से चिता के पास चले जाता है, वो जगह जहाँ पर चिताएं जलती हैं। राकेश खड़ा था वहाँ पे और अब वो ये महसूस कर पा रहा था कि उसके आस पास परछाइयाँ ही परछाइयाँ हैं। वो डरावनी आवाज़ें, दिल दहलाने वाली चीखें, बादल की गर्जना, बारिश अब फिर से तेज हो चुकी थी। राकेश उस चिता में अपने आप को समेट कर बैठ जाता है। डर के मारे उससे तो भगवान का नाम भी नहीं लिया जा रहा था, क्योंकि जो परछाइयाँ थी मानो जैसे उसके आसपास घूम रही हैं, जैसे कोई शेर शिकार करने से पहले शिकार के साथ खेल रहा हो। शायद राकेश अब इंतज़ार कर रहा था अपनी मौत का। वो इंतज़ार कर रहा था कि बस खेल ख़त्म किया जाए। मैंने अपने आप को तुम्हारे सामने समर्पित कर दिया है, अब जो तुम करना चाहते हो कर सकते हो। वो बस सर नीचे करके कम कपाए जा रहा था। आवाज़ें बढ़ती जा रही थी, लेकिन कुछ समय बीतता है, राकेश डर के मारे बेहोश हो जाता है। सुबह राकेश को ऐसे महसूस हो रहा था कि उसको कोई झंझोड़ रहा है। जैसे ही राकेश की जाग खुलती है तो वो देखता है कि उसके आसपास कुछ लोग होते हैं। राकेश तो एक बार फिर से डर जाता है, लेकिन उसका डर जाता रहा, क्योंकि आसपास सुबह हो चुकी थी, धूप खिली हुई थी। फिर भी राकेश डर के मारे कम कपाए जा रहा था। एक आदमी कहता है, अरे लड़के क्या कर रहा है यहाँ पे? तो राकेश डर के कहता है कि कल मुझे यहाँ पे मैं गिर गया था यहाँ पे। तो वो आदमी कहता है, हाँ एक साइकिल पड़ी हुई है, तेरी है साइकिल क्या? तो राकेश कहता है हाँ। तो वो आदमी कहता है कि वो तो ठीक है, तू अंदर कैसे आ गया शमशान में? तू नहीं जानता क्या कि शमशान में तो दिन के समय में भी कोई नहीं आता? तू रात सारी यहाँ पे रहा, तुझे कुछ महसूस नहीं हुआ? तो राकेश कहता है, हुआ तो सही था, सारी रात आसपास मेरे परछाइयाँ घूमती रहीं, जैसे वो मुझे ले लेना चाहती हो, लेकिन ना जाने क्यों उन्होंने कुछ किया नहीं। वो जो आदमी थे एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। शायद इस सवाल का जवाब उनके पास भी नहीं था, लेकिन वो कहते हैं कि तेरी किस्मत में अभी जीना लगा था, चल जल्दी से अपना साइकिल उठा। हल्की सी उसके सर से चोट की वजह से थोड़ा सा खून बह रहा था, तो पहले उसको जो क्लिनिक होता है पास के गांव का, वहाँ पर लेकर जाया जाता है। चोट कुछ गहरी नहीं थी और फिर राकेश साइकिल पर बैठता है और घर पहुँच जाता है। जब घर पहुँचता है तो उसके माँ बाप, उसकी बहन का तो रो रो के बुरा हाल था। कल रात से उनका बेटा घर नहीं आया था और पता कुछ नहीं था कि वो है कहाँ पे। जैसे ही वो अपने बेटे को देखते हैं तो बस खुशी के आंसू की धाराएं बह जाती हैं। राकेश उनको सारी कहानी बताता है कि क्या क्या उसके साथ हुआ और कसम खाता है कि आज के बाद अगर लेट हुआ तो रात शहर में ही बिताऊंगा, लेकिन इस रास्ते से कभी नहीं जाऊंगा। एक कन्फ्यूज़न तो राकेश के मन में भी थी कि वो बचा कैसे। ना उसने भगवान का नाम लिया, वो तो इतना डर चुका था कि जैसे
उसने अपने आप को समर्पित कर दिया था। लेकिन ये हुआ कैसे? राकेश के कपड़े गंदे हो चुके थे, मिट्टी उसके शरीर पर लगी हुई थी। अब वो नहाने के लिए जाता है, बाथरूम में जाके अपने कपड़े उतारता है और अचानक से कुछ जमीन पर गिरता है। तो जैसे ही वो देखता है, वो लॉकेट वो लॉकेट जो उसको कल रात मिला था, वो लॉकेट उठाता है, उसको माथे से लगाता है, उसको चूमता है और उसके सवाल का जवाब उसको मिल चुका था कि आखिर वो कल रात बचा तो बचा कैसे? कैसे ना बचता, क्योंकि साक्षात हनुमान जी उसके साथ थे। चाहे वो डर की वजह से नाम ना ले पाया, चाहे वो कुछ कह ना पाया हो, चाहे वो मन में ही सुमिरन ना कर पाया, लेकिन साक्षात महाबली हनुमान उसके साथ किसी न किसी तरीके से पहले ही पहुंच चुके थे और उसकी रक्षा की शैतानों से, उन खौफनाक परछाइयों से, उन भूतों से। वो शमशान घाट जो भूतों को अट्टा था, वो राकेश का बाल भी बांका ना कर सका, क्योंकि हनुमान जी के आगे किसकी चलती है। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ ही कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको किस्सा कैसा लगा, और हो सकता है कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो, कुछ कंस्ट्रक्शन आसपास चल रही है, उसकी वजह से शायद अगर आपको थोड़ी सी आवाज़ पीछे से आ रही हो तो उसके लिए माफ़ी। इसके अलावा जैसे पिछली कुछ वीडियोस में एंडोर्स कर रहा हूँ अपने जो मेंबर्स ओनली वीडियो को, तो अगर आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। कई भाई लोग नाराज़ होंगे कि भाई बार बार क्यों कर रहे हो, लेकिन रोस्टमेट तो भाई अपने प्रोडक्ट की करनी ही पड़ती है। तो ऐसे कुछ किस्से जो ना ही सिर्फ भयानक है, ना ही सिर्फ खतरनाक है, बल्कि साथ के साथ ही वो उतने ही मन को विचलित करने वाली है, जैसा कि उस लड़की के साथ हुआ, उसका मंगेतर। जैसा मैं कहता हूँ कि इस उम्र में अपने होने वाले लाइफ पार्टनर की हंसी सब कुछ होती है, लेकिन उस मंगेतर की मुस्कुराहट ही उस लड़की के लिए डर का सैलाब लेकर आई। क्या हुआ उस सारे किस्से में, आप जो मेंबरशिप प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। साथ के साथ ही हिमाचल की एक ऐसी चुड़ैल जिसकी कुछ खास ही शायद दुश्मनी थी लाल रंग से। उस गांव में किसी ने भी, जिसने भी लाल रंग का कपड़ा डाला, उसकी मौत निश्चित ही थी। पहले सबसे उसका कौन शिकार बना, और वो आज भी उस गांव के एक घर, एक कमरे में वास करती है सदा के लिए। और वो घर खंडर बन चुका है, जहाँ कहीं एक परिवार रहता था, हंसता खेलता परिवार। सिर्फ उस चुड़ैल की वजह से उस परिवार को वो घर भी छोड़ना पड़ा। आप चाहें तो ये दोनों वीडियो सुन सकते हैं, और 29 रुपये, मात्र 29 रुपये महीने में आपको ये सारे का सारा जो वीडियो है वो तकरीबन महीने में 2 या 3 वीडियोस अपलोड हुआ करेंगी। इसके अलावा अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते तो जो रोज़ाना का सिलसिला है वो ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। जो ये पिछला किस्सा था, इसमें तो एक जाने अनजाने में कह सकते हैं हम कि भूल भी नहीं कह सकते, एक इंसान एक रास्ते से जा रहा है और एक हादसा हो जाता है। लेकिन कई बार कुछ शरारतें जो होती हैं वो काफ़ी भयानक रूप इख्तियार कर लेती हैं। ऐसा ही हुआ हर्षित के साथ। हर्षित और रंजन ये दोनों सगे भाई हैं। इन दोनों की परवरिश शहर में ही हुई है, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा रिश्तेदारी का बेस है, यानी कि बहुत बड़ी रिश्तेदारी है जो गांव में भी रहती है। तो कभी कभी गांव के ही जो रिश्तेदार हैं, कज़न्स हैं, वो शहर में तो आ जाते हैं, लेकिन इनका कभी गांव जाना नहीं होगा। लेकिन एक बार सबब बना इनका गांव जाने का। इनके किसी रिश्तेदार की शादी थी। इनको खासा उस शादी का चाव था। उसका कारण ये है कि शुरू से लेकर, यानी कि जब से इन्होंने होश संभाला तब से लेकर अभी ये कब तकरीबन 17 वर्ष, और जो इनका छोटा भाई था वो 14 वर्ष का हो चुका था। ये किसी घर की शादी में अटेंड नहीं कर सके। जब होश नहीं होगा तब शायद की होगी, लेकिन उसके बाद किसी लड़के की शादी, और जब लड़के की शादी हो तो कुछ ज़्यादा ही एंजॉयमेंट होती है, डीजे नाइट्स और नाच गाना ज़्यादा चलता है।
तो इनको कुछ ज़्यादा ही उस चीज़ की क्यूरियोसिटी थी कि भाई शादी अटेंड करेंगे, फर्स्ट मैरिज है जहाँ पर हम अपनी होशो आवाज़ में अटेंड करेंगे। अब ये सारे उस गांव में जाते हैं, शादी से कुछ दिन पहले ही पहुंच जाते हैं। अब जो हर्षित है वो कुछ सिंसियर था, लेकिन जो रंजन है वो कुछ थोड़ा सा शरारती था। हालांकि हर्षित भी था शरारती, लेकिन वो रंजन के मुकाबले कुछ सिंसियर था। अब ये अपने कज़न से मिलते हैं, उनके साथ शरारतें शुरू हो जाती हैं। कभी कभी ये गेम्स वगैरह खेलना, मतलब कैरम खेलना, लूडो खेलना, इस तरीके का। गांव की एक समस्या है जो शुरू से चलती आ रही है और कई गांवों में शायद आज भी चलती होगी, वो है लाइट जाने की। अब एक रात रोज़ाना की तरह ये अपने कज़न्स के साथ लूडो वगैरह खेल रहे थे और लाइट चली जाती है। उसकी वजह से अंधेरा छा जाता है। अब जब अंधेरा छा जाता है तो ये बस आपस में गॉसिप करना शुरू करते हैं कि चलो जब लाइट आएगी तब देखेंगे। लेकिन लेकिन जो गॉसिप होती है वो धीरे धीरे टर्न ले जाती है हॉरर स्टोरीज की ओर, भूता किस्से। अब हर गांव का बाशिंदा, यानी कि जो इनके कज़न्स थे, वो अपनी कहानियाँ सुनाने में मशगूल थे। जब ये सारी कहानियाँ सुन लेते हैं तो ये उनका मजाक उड़ाने लग पड़ते हैं। क्या रे भाई, ये कैसा बकवास है, ऐसे ही है। लेकिन जो गांव के इनके कज़न्स थे वो इनके साथ बहसने लग पड़ते हैं कि नहीं नहीं, जो जो भी है ठीक होता है, ये सब कुछ ऐसा होता है। और ये कुछ ज़्यादा ही मजाक बनाने लग पड़े थे इस चीज़ का कि यार ये भूत बात कुछ नहीं होता, तुम्हारे मन का वहम होता है, जो भी होता है। जिस तरीके से जो आमतौर पर धारणाओं का जैसे मजाक बनाया जाता है वैसे ही होता है। लेकिन ये एक नॉर्मल सी बात थी, यहाँ पर कुछ इतना ज़्यादा वो सीरियस होने वाली बात नहीं थी। रात का ही बात का ही वाला सीन था। कुछ देर बाद लाइट आ जाती है और फिर से अपनी गेम्स खेलने में मशरूफ़ हो जाते हैं। लेकिन अब जो रंजन था ना, वो कुछ ज़्यादा ही अपने गांव के जो कज़न्स था उनको चिढ़ाने लग पड़ा। वो बात बात पे उनको चिढ़ाता कि हाँ देखो ये ऐसा है ऐसा है, कुछ इस तरीके से। अब कुछ समय बीतता है, ये शादी की अलग अलग जो उससे पहले की रस्में होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और खूब मनोरंजन करते हैं। अब आता है शादी वाला दिन। शादी वाला दिन जब आता है तो दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे होते हैं, सारी जगह हर्षोल्लास होता है, लोग खुश थे, एंजॉय कर रहे थे, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन उसी वक्त एक कोई ऐसा था या थी, जैसे ही वो उस शादी की महफिल में आती है अचानक से खामोशी छा जाती है। खास तौर पर जो उस गांव के लोग थे, उसका पहरावा जो था वो कुछ अलग ही सा था। जहाँ शादी के शुभ अवसर पर लोगों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे, सबने मेकअप किया हुआ था, लेकिन वो जब आई तो उसके कपड़े सारे के सारे काले थे। उसके हाथ में एक थाली थी जिसमें कुछ मिठाइयाँ थी। जैसे जैसे वो स्टेज की तरफ बढ़ती जा रही थी, रंजन और हर्षित नोट करते हैं कि वैसे वैसे ही जैसे वो अपने साथ साथ मनहूसियत लेकर चलती जा रही है। आज पहली बार हर्षित और रंजन को भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो अनकंफर्टेबल हो रहे थे देखकर उस औरत को। और जो गांव के लोग थे वो तो जैसे मानो उससे डर रहे थे। वो धीरे धीरे वहाँ बढ़ती है, स्टेज पर चढ़ती है, दुल्हन के पास जाती है। दुल्हन भी जैसे मानो कम कपाई जा रही थी और दूल्हा भी दुल्हन के पास बिल्कुल जाकर खड़ी होती है। ये इस चीज़ के प्रत्यक्षदर्शी थे, क्योंकि जब वो औरत आई, वो ये ये स्टेज पर अपने माँ बाप के साथ खड़े थे, जैसे फ़ोटो खिंचवाते हैं, फैमिली फ़ोटो खिंचवाते हैं। और ये दुल्हन की साइड पर रंजन खड़े हुए थे। वो जैसे ही औरत इनके पास आती है तो रंजन को काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस होता है। वो झुकती है, दुल्हन के कान में कुछ कहती है। रंजन को जितना सुनाई दे पाता है वो कहती है कि खुश रहो अगर रह पाई तो। ये कह के वो हंसने लग पड़ती है और दुल्हन के गोद में वो थाली रखती है मिठाई की और चले जाती है। कुछ समय तक सारा माहौल जो होता है
वो ऐसे ही रहता है जैसे मानो कि सांप सूंघ गया हो सारी की सारी सुबह को। फिर रंजन की नानी आती हैं, वो उस थाली को उठाती हैं और साइड पर ले जाती हैं और कहती हैं कि चलो क्या हो गया सबको, अभी तो सभी हंस खेल रहे थे, क्या हो गया, चलो चलो फिर से चलो, करो अपना कार्यक्रम शुरू करो। और कुछ समय बाद माहौल फिर से ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो औरत जाती है, रंजन की जो नज़र थी वो थाली पर पड़ती है और उस थाली में होता है कुछ खास जो रंजन को काफ़ी पसंद था। बेसन के जो रंजन की फेवरेट डिश थे। रंजन तो उस पर मर मिटने को तैयार था। अब जैसे ही नानी वो थाली लेकर जाती है तो रंजन उनके पीछे पीछे जाना शुरू कर देता है। रंजन की नानी थाली एक ऊंची जगह पर रखती है कि शायद किसी की नज़र ना पड़े, लेकिन वो क्या जानती थी कि रंजन की नज़र तो पड़ चुकी है उस थाली पर। अब नानी जैसे ही वापस जाती है तो रंजन पीछे से जाता है, एक कुर्सी के सहारे से ऊपर चढ़ता है और लड्डू उठाकर खा जाता है। जैसे ही वो लड्डू मुंह में डालकर खाना शुरू करता है, उसका भाई पीछे से आता है, वो तू क्या कर रहा है। रंजन जिसके मुंह में लड्डू था वो कुछ बोलने की हालत में नहीं था और हर्षित को भी पता लग चुका था कि वो कुछ खा रहा है। हर्षित उसे कहता है कि तूने कुछ वो खाया तो नहीं, वो थाली वाला जो वो औरत देख कर गई थी बड़ी अजीब थी यार, कुछ खाना मत। तो रंजन ना में सर हिला देता है। खैर अब रंजन जल्दी से उतरता है। कांड हो चुका था, जो नहीं करना चाहिए था वो हो गया था। रंजन और हर्षित शादी एंजॉय करते हैं, बाकी सारी रस्में पूरी होती हैं और अब रात का समय होता है। सारे आराम से सो रहे थे, लेकिन एक चीख, एक ऊंची सी चीख सारे घर का माहौल डरावना कर देती है। और ये चीख थी रंजन की। सोते सोते ना जाने उसे क्या होता है और वो ऊंची ऊंची चीखें मारने शुरू कर देता है। हर्षित जो उसके साथ सोया हुआ था वो भी एकदम से उठता है। उसके बाकी कजन्स भी आसपास ही सोए थे, वो तो डर के मारे रोने लग पड़ते हैं, क्योंकि रंजन अपना पेट पकड़कर तड़फे जा रहा था और चीखें मारी जा रहा था। देखते ही देखते सारे घर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। रंजन की माँ यानी हर्षित और रंजन की माँ जल्दी से भागी हुई उनके पास आती हैं और पूछती हैं कि बेटा क्या होगा। लेकिन रंजन तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो बस तड़फे जा रहा था और चीखे जा रहा था। जल्दी से उसकी नानी आती है, वो देखती हैं कि रंजन की हालत काफ़ी ख़राब है, शरीर उसका काफ़ी ज़्यादा गर्म पड़ा हुआ है। अब हर्षित कम कपाता हुआ कुछ बोलता है, क्योंकि किसी की समझ में तो कुछ लग नहीं रहा था, इसलिए वो कम कपाता हुआ कुछ बोलता है। वो बोलता है नानी नानी माँ, मुझे मुझे शक है। तो नानी डरते हुए कहती है शक शक बेटा, किस बात का शक। तो हर्षित कहता है कि वो जो औरत थाली देकर गई थी ना, वो मिठाई मुझे लगता है कि शायद रंजन ने खाई थी, मैंने उसे खाते हुए देखा। अब जैसे ही नानी ये बात सुनती है तो वो डर के मारे कम कबाने लग पड़ती है और अपने माथे पर हाथ मारती है। अरे जिसी बात का डर था वो हो गया। शादी के ख्याल में मेरे ध्यान में नहीं रहा था कि वो मुझे उसी समय फेंक देनी चाहिए थी। अब ये क्या हो गया, क्या करें। रंजन और हर्षित की माँ काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है कि मेरे बच्चे को बचाओ किसी तरीके से, क्योंकि वो भी जानती थी कि ये जो भी है, ये जो भी वो काले कपड़ों वाली औरत थी वो जादूगरनी थी और वो शायद कुछ जादू करने आई थी। शायद वो दुल्हन पर जादू करना चाहती थी, लेकिन वो जादू अब रंजन पर चल चुका था। कुछ समय बाद जो रंजन डर से तड़फे जा रहा था, पेट पकड़कर रोए जा रहा था, वो हंसना शुरू कर देता है और वो कहता है कि बस इसको मैं अब लेके चली जाऊंगी, कुछ ही देर में, कुछ ही देर में ये मेरा शिकार बनेगा। जैसे ही उसकी माँ और ये नानी इनकी बात सुनती हैं तो वो तो बस अपना आप छोड़ देती है। उनको कोई चारा नहीं सूझ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन रंजन के मामा जल्दी से रंजन को उठाते हैं और नानी को कहते हैं चलो उसके घर चलते हैं। उस औरत का घर गांव से कुछ बाहर की तरफ था, एक कच्चा सा मकान, कच्ची सी झोंपड़ी। अगर कोई इंसान पास से गुजरे तो उसको ऐसा लगे कि शायद यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, ये खंडर है।
कई बार जो ममता होती है वो किसी भी जादू टूने से भारी पड़ जाती है। आज ये दृश्य कई लोग देखने वाले थे। उस औरत का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। रंजन की माँ बार बार उसका दरवाज़ा खटखटा रही थी और उससे मिन्नतें मांग रही थी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं अपना बेटा साथ लेकर आई, उसको ठीक कर दो, जो भी तुमने काला जादू किया है, जो तुमने लेना चाहती हो ले जाओ, लेकिन इसको छोड़ दो। कुछ समय बाद वो जादूगरनी दरवाज़ा खोलती है और वो रंजन को देखकर हंसने लगती है और कहती है, अच्छा तो इसी ने उस मिठाई को खाया था, इसलिए इसी के लिए तो मैं थोड़ा लेकर आई थी, मैं तो किसी और वजह से लेकर आई थी। मैं तो चाहती थी कि दुल्हन का घर बस जाए, इसीलिए तो उसके लिए मिठाई लेकर आई थी। अब ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने इस बच्चे को मिठाई खिला दी। तुम्हें तो मुझ पर विश्वास नहीं है। माना मैं काला जादू करती हूँ, लेकिन एक नवविवाहित लड़की पर मैं क्या ही काला जादू कर सकती हूँ। ये कहकर वो हंसने लग पड़ती है, जैसे कि वो टोंट मार रही हो। उसकी सब बातें सब लोगों को समझ आ रही थी, लेकिन अभी समय था उससे बात मनवाने का, ना कि गुस्से से डांट टपट के उससे कुछ काम करवाने का। लेकिन वो औरत, वो जादूगरनी कुछ मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन काफ़ी मिन्नतें करने के बाद फिर वो होता है जिसकी अपेक्षा किसी ने नहीं की थी। एक माँ जब दुर्गा का रूप धारण कर लेती है तो फिर अच्छे अच्छों की हेकड़ी निकल जाती है। ये एक चुड़ैल क्या ही चीज़ है। ना जाने क्या होता है रंजन की माँ को। मिन्नतें करती करती वो पकड़ती है उसके बाल पीछे से और उसको लगाती है दीवार के साथ। ये देखकर सबको हैरान था और वो कहती है कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ, मेरी बात सुन ले, तो मेरा बेटा तो चला जाएगा, लेकिन तेरा हाल वो होगा जो तूने आज तक अपने किसी भी शिकार का नहीं किया होगा। सभी वो तमाशा देख रहे थे, जैसे साक्षात माँ दुर्गा रूप धर के आई है। वो बूढ़ी औरत डर रही थी। पहली बार किसी ने उसकी आंखों में डर देखा था, खौफ देखा था। ना जाने क्या ही शक्ति थी उस माँ में। अपने बच्चे पर जब कष्ट आया, उसने कुछ नहीं देखा और बस वो सवार हो गई उस औरत पर, जो इतनी देर से सबका मजाक बना रही थी। किसके बल पर? अपनी काली शक्तियों के बल पर, अपने काले जादू के बल पर। एक ही मिनट में बस वो कहती है, नहीं 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 नहीं, मैं करती हूँ, रुको रुको, इससे इससे ज़्यादा कुछ मत करना। सब हैरान थे। वो उस औरत के घर जाते हैं, अंदर जाते हैं। पता नहीं वो कुछ बड़बड़ाती है और जो रंजन अजीब सी हरकतें कर रहा था वो देखते देखते ठीक हो जाता है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। रंजन की माँ कहती है कि अभी इसी वक्त इसी गांव को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शायद यही मौका था उससे अपनी बातें मनवाने का। वो कहती है कि मैं अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन क्या किसी चुड़ैल, किसी डायन की बातों पर विश्वास किया जा सकता है? मेरी मानो तो नहीं। और ये ठीक ही था। उसी वक्त उसको घर छोड़ना पड़ता है। जिस नीयत से वो थाली में मिठाइयाँ लेकर गई थी कि कोई ना कोई तो उसका शिकार बनेगा, एक ही रात में सब कुछ पलट जाता है। एक माँ एक दुर्गा बनकर उसका सब कुछ नष्ट कर देती है। आज इस बात को तकरीबन 9 वर्ष हो चुके हैं। कहते हैं कि उस गांव में कभी भी वो औरत नज़र नहीं आई। रंजन को कभी भी कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ। और वो घर, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर कोई पास से गुजरे तो ये डिसाइड ही न कर पाए कि इस घर में कोई रहता भी है या नहीं। आज उस घर की दशा वो ही बन चुकी है। इस घर में कोई नहीं रहता। कभी भी वो औरत मुड़ के उस घर में नहीं आई। क्या औरत ने कुछ खास देखा ऐसा रंजन की माँ में जो किसी ने नहीं देखा? क्या साक्षात माँ दुर्गा उनके अंदर आई और अपने बच्चों की रक्षा की? हो सकता है, निश्चित तौर पर यही हुआ होगा। नहीं तो इतना काला जादू करने वाली, किसी से ना डरने वाली औरत खुद ब खुद कुछ ही मिनटों में लाइन पर आ जाए, ये काफ़ी हैरान करने वाली बात है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी ये सुनकर हैरान हुए होंगे उतना ही जितना मैं हुआ था। मेरे पास भी इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है,
मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपके कुछ पर्सनल थॉट्स होंगे, और अगर वो थॉट्स आप अपने कमेंट्स में लिखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। साथ के साथ ही वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो नए सब्सक्राइबर हैं, तो और भी ज़्यादा खुशी होगी। और पिछले कुछ एक दो वीडियो में मुझे कमेंट आए थे कि भाई जो आपकी लास्ट वाली स्टोरीज हैं उसमें ऑटोमेटिकली आपके जो डबिंग है वो इंग्लिश में हो जाती है। अभी मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर पा रहा कि कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज नहीं कह सकते, कुछ नया फीचर आया है जिसमें ऑटो डब होता है। तो हम ऑटोमेटिकली उसको जैसा चलता है वैसा चलने रहने देते हैं, और शायद आपकी जो मोबाइल की सेटिंग है उसमें आप देखें कि लैंग्वेज जो सी है वो आपने अगर इंग्लिश चूज़ किया तो शायद उसकी वजह से इंग्लिश या फिर कुछ और आ जाता है। तो मैं भी अपनी तरफ से ठीक करने की कोशिश करूँगा कि जो लैंग्वेज है वो देखूँ ऑटो डब में मैनुअली करके उसको हिंदी में ही रखूँ। लेकिन अगर जो इंग्लिश या और लैंग्वेज में सुनने के चाहवान हैं उनके लिए फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एक बार आप अपनी सेटिंग को चेक कर लेंगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। तो देख लेंगे कि क्या दिक्कत परेशानी है। इसके अलावा एक दो कमेंट्स जैसे मैंने कहा था कि इसको लेकर आए, तो मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी और मुझे भी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ दिनों से मैं कमेंट्स को अच्छे तरीके से रीड नहीं कर पड़ा। थोड़ी सी जल्दी ये कर लेंगे, लेकिन जो बहुत ज़रूरी है उसको देखते हैं। जैसे ये गुरप्रीत सिंह कह रहे हैं भाई ये इंग्लिश में चल रही है जो 3 नंबर वीडियो यानी कि तीसरे नंबर वाली स्टोरी है वो, और एक और गुरप्रीत सिंह जी वो कह रहे हैं भाई तुम्हारी वीडियो पर पिछली 3 नंबर में ऑटो डब है, इंग्लिश में चल रही है। मैं अपने दूसरे अकाउंट से देख रहा हूँ डेली, उस अकाउंट पर इंग्लिश में चल रही है, ये वाले अकाउंट में सही चल रही है। तो गुरप्रीत जी जो आपका अकाउंट है ना, आप जैसे आपके दोनों आपके अकाउंट है ना, तो क्या होगा कि आपका जो एक अकाउंट होगा उसकी सेटिंग में जो इंग्लिश में होगी, आप देखो उसमें शायद एक नया फीचर आया होगा जिसमें डब होगा, डब लैंग्वेज। तो उसको आप अगर इंग्लिश में किया तो आप उसको हिंदी में कर दीजिए। अगर आप मतलब हिंदी या पंजाबी, शायद पंजाबी भी हो जाएगा, तो आप एक बार देख लेना। मैं भी अपनी तरफ से इसको एक बार चेक करके देखूंगा, और अगर मुझे कुछ समझ में आया तो फिर मैं अगली वीडियो में इसका वर्णन कर दूंगा। तो अगर किसी और की भी समस्या है तो वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि हमें भी ये प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज़ मैं भी अपनी तरफ से क्रॉस चेक कर लूँगा। बाकी अभी भी आप सबकी शिकायतें, जो सबसे कॉमन शिकायत है और जायज़ शिकायत भी है कि भाई वीडियो 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 में भी नहीं आ रहे, तो उसका एक कारण है। बेसिकली मैंने इस फ्राइडे, जो ये अभी फ्राइडे गुजर कर गया है, यहाँ से मैंने दोबारा से वीडियो का शुरू करना था, लेकिन अभी कुछ पॉडकास्ट के शूट के लिए मुझे दिल्ली आना पड़ा है कुछ 3 से 4 दिन के लिए। तो मैं नहीं चाहता था कि एक वीडियो शूट करने के बाद फिर जो बैकग्राउंड है यानी कि जो स्टूडियो का बैकग्राउंड है वो यूज़ हो जाए, और मेरे लिए भी थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि मैं एक कंफर्ट होता है ना अपनी जगह में शूट करने का। तो मोस्ट पॉसिबली इस सैटरडे, फ्राइडे या फिर थर्सडे या फ्राइडे से हम दोबारा से वीडियो के फॉर्मेट को फाइनली शुरू कर पाएंगे। लेकिन उसमें अब थोड़ा सा ये है कि जैसे मेरा ट्रैवल कुछ ज़्यादा रहता है और कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी थे, तो हो सकता है कि हफ्ते में, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि एक आधी वीडियो शायद फिर ऑडियो में हो, लेकिन मोस्टली जो होगी वो वीडियो में ही होगी। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, और आपके प्यार से ही चैनल धीरे धीरे बढ़ रहा है। 8,000 का जो मार्का है वो क्रॉस हो चुका है। अगला टारगेट 10,000 का है मेरा। वैसे जो पर्सनल एक था कि अगर हम जून के महीने में 10,000 कंप्लीट कर लेते, जो कि ऑलमोस्ट चैनल की एनिवर्सरी भी थी फर्स्ट, लेकिन वो शायद नहीं हो पाएगा। हम बिल्कुल मार्जिनल जो है वो रह जाएंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। जो टारगेट होते हैं हमने अपनी तरफ से चूज़ किए होते हैं, होना वही होता है जो परमात्मा को मंजूर होता है। इसी में भी कुछ भलाई होगी, तो देखते हैं कि जुलाई के अंदर अंदर हम 10,000 कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं अब ये टारगेट लेके चल रहा हूँ कि जुलाई के अंदर तो हम 10,000 कंप्लीट कर ही लेंगे, और ये आपके साथ के बिना नहीं हो पाएगा। इसलिए वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो 10,000 का मार्का पूरा हो जाए, और 10,000 पूरे होते ही हम शुरू करेंगे लाइव सेशन। लाइव सेशन में ऐसी ही कहानियाँ बयां करा करेंगे, आपके साथ रूबरू होने का मौका मिलेगा, आपके कमेंट्स लाइव पढ़ने का मौका मिलेगा, उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन वो तभी होगा
जब 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो जोर लगा दीजिए 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करने में, ऐसे ही वीडियो को प्यार दिखा के। सो आज का जो सेशन है इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से अगर आपको आज बैकग्राउंड में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस लगी हो तो उसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी। ये टेम्परेरी है, जब तक मैं इस स्टूडियो में हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत हो, लेकिन कोशिश होगी कि ऐसी नौबत दोबारा ना ही आए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।